हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपिंदर कौर और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले ये जो यूरोप में मूवमेंट्स स्टार्ट हुई, जो भी चेंजेस हुए, राइट, वर्ल्ड वॉर से पहले जो भी चेंजेस हुए वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। हमें एक पॉइंट हिस्ट्री में लेना पड़ता है जहाँ से मेजर चेंजेस, कोई आइडियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं या कुछ पॉलिसी में चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट ऐसा पॉइंट हम लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, तो ये नाम से पता चल रहा है फ्रांस में स्टार्ट हुआ, राइट। ईयर कौन सा? 1789, राइट। तो यहाँ क्या चल रहा था, मेन जो मुद्दा था वो क्या चल रहा था, वो ये था कि वहाँ पे जो मोनार्की थी, मतलब एक किंग रूल करता था, तो वहाँ पे लोगों के पास पावर नहीं होती थी जैसे डेमोक्रेसी में होती है। सो पीपल वांटेड डेमोक्रेसी फॉर देमसेल्व्स, राइट। ये मेन इशू था। फिर जब ये डेमोक्रेसी आ गई उसके बाद क्या है, लोगों ने अपने अपने क्लब्स बनाए, उनको जैकोबियन क्लब्स कहते थे। यू डोंट नीड टू नो मोर, बट देन जैकोबियन क्लब्स उनको बोलते थे। ओके, फिर ये जब डेमोक्रेसी आ गई उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रेंच, हाँ एंड यस दे वन, ओके, डेमोक्रेसी मिल गई उनको। जो फ्रेंच आर्मीज थी उसके बाद उनको फिर फॉरेन लैंड्स में भेजा गया, आसपास की जो लैंड्स थी वहाँ भेजा गया टू स्प्रेड नेशनलिज्म, राइट। सो नेशनलिज्म का कंसेप्ट क्या होता है? नेशनलिज्म वो फिनोमिना है जहाँ पे आप एक पूरे नेशन से प्यार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेशन कौन कौन से लोग बना सकते हैं, जैसे कि सेम लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल फॉर्म अ नेशन, राइट। सेम रिलीजन फॉलोइंग पीपल कैन फॉर्म अ नेशन, राइट। सो नेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ स्टेट और फ्रॉम अ कंट्री। ओके, अ कंट्री, उसमें क्या है, कंट्री में उसकी लीगल बाउंड्रीज होती हैं, ओके, और उसमें लॉज होते हैं। सपोज एक कंट्री में अगर उन्होंने पासपोर्ट इश्यूज करने स्टार्ट कर दिए, पासपोर्ट इश्यूज कर रहे हैं अंदर आने के लिए, जाने के लिए, और उनके खुद के लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, एवरीथिंग, दैट्स अ कंट्री। एंड नेशन, 10 लोग मिलकर नेशन बना सकते हैं। यू नो, वी फॉलो दिस रिलीजन, दिस इज अ न्यू रिलीजन वी फॉलो एंड वी आर अ नेशन, राइट। सो दिस इज इनफॉर्मल। सो डेमोक्रेसी उनको लीगल ग्राउंड्स पे मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, जो उनका नेशन, लाइक एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करना, वो उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया, राइट। फिर स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या क्या स्टेप्स लिए गए इस रेवोल्यूशन के दौरान, राइट। फर्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब डेमोक्रेसी आप लाए हो, ठीक है, तो उसके लिए एक बॉडी भी तो बननी चाहिए जो रूल करेगी, राइट, नेशनल असेंबली। फिर फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, यूनिफॉर्म लॉज आ गए और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को अबॉलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो तो नेशनलिज्म चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं। तो जो इंटरनल जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटा दो, सो दैट अच्छे से ट्रेड हो सके, लोग आ जा सके, आराम से ट्रेड हो सके, राइट, और ज़्यादा स्प्रेड हो। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये स्टेप्स लिए गए, ओके। फिर आता है बहुत ही फेमस नेपोलियन, आपने बहुत बार सुना होगा, राइट। रोल ऑफ नेपोलियन देखते हैं, 1804 से स्टार्ट होता है 1815 तक, राइट। नेपोलियन ने क्या किया था, जो डेमोक्रेसी अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमारे पास आई, उस डेमोक्रेसी को एबॉलिश कर दिया और मोनार्की फिर से वापस ले आए, ओके। तो क्या हुआ इसमें, ये जो मोनार्की थी ये बुरी टाइप की मोनार्की नहीं थी, लोगों को एक्चुअली बेनिफिट हुआ था इससे, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी नेपोलियन के अंडर, ओके। फिर आता है हमारा सिविल कोड, जो कि इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, सिविल कोड। इसमें क्या था, इसमें जो फर्स्ट रूल था वो ये था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसका मतलब ये है, चाहे वो एक पुअर पेजेंट है, चाहे वो एक किंग है, अगर दोनों ने कोई सेम गलती की है तो लॉ के सामने वो दोनों सेम होंगे, सेम सजा मिलेगी, ठीक है। सेकेंड, राइट टू प्रॉपर्टी, सबके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। थर्ड, फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम क्या था, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, राइट, उनका सिस्टम था। क्या होता था कि जो उनके पास प्रोड्यूस आता था, जो भी प्रोड्यूस करते थे, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें से कुछ परसेंटेज वो गवर्नमेंट को देना होता था, तो वो एबॉलिश कर दिया। सो जो बहुत ही पुअर फार्मर्स थे, दे वर हैप्पी अबाउट इट। जो अमीर थे उनको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बट देन या इट वॉज अ साई ऑफ रिलीफ, ओके। फिर ट्रेड
और बाकी सब जो पॉलिसीज थी वो सब कुछ इम्प्रूव हुआ, राइट। ट्रेड और डेवलपमेंट भी हुई इससे। और क्या हुआ, आर्मीज कॉन्कर्ड सम एरियाज। एक जो नेगेटिव इफेक्ट ये था, जब अब आर्मीज गई हैं बाहर नेशनलिज्म फैलाने के लिए, तो क्या हुआ, उन आर्मीज ने कुछ रीजन्स को कैप्चर ही कर लिया, राइट, वहाँ पे कब्जा कर लिया। दैट वाज अ बैड थिंग। और क्या हुआ, ये अगेंस्ट गया इनके थोड़ा सा, ओके। फिर और हम देखते हैं और डिटेल में जब हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या था यूरोपियन सोसाइटी का उस टाइम पे, राइट, देन ओनली विल गेट टू अंडरस्टैंड जो फ्यूचर जो पॉलिसीज चली वो क्यों ऐसी चली, राइट। सबसे पहले आता है अरिस्टोक्रेसी, फिर पीजेंट्री। दोनों में कंपेयर करते हैं क्या है। ये बहुत ही कम पॉपुलेशन में थे, बहुत कम लोग थे, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में थे, ठीक है। ये था बहुत ही हाई क्लास, ये था बहुत ही लो क्लास, बहुत ही गरीब लोग थे, बहुत ही अमीर लोग थे, ठीक है। फिर ये ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत ज़मीनें थी इनके पास, बहुत अमीर थे, और इनके पास खुद की लैंड्स नहीं होती थी, दूसरों की लैंड्स पे काम करते थे एज टेनेंट्स, ओके। और हैड ऑल द राइट्स, दे हैड ऑल द वोटिंग राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, बट इनके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं थे। सो यू सी द डिफरेंस, राइट। और जब ऐसे डिफरेंसेस किसी सोसाइटी में आते हैं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होनी बनती हैं। व्हेन पीपल गेट नॉलेज, जब वो पढ़ते हैं या नॉलेज मिलती है या वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, देन दे रिवोल्ट, ओके। फिर आफ्टर 19th सेंचुरी क्या हुआ, ये तो 2 क्लासेस हमने देखी और बहुत ही पोल्स अपार्ट थी। फिर आफ्टर 19th सेंचुरी क्या हुआ, एक न्यू मिडिल क्लास आई। मिडिल क्लास थी, ये कौन सी क्लास थी, जो एजुकेटेड लोग थे, स्टूडेंट्स थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, राइटर्स, पोएट्स, मिडिल क्लास, ओके। एंड दे डिमांडेड इक्वल सोसाइटी। क्यों? बिकॉज जब हम एजुकेशन लेते हैं, हमारा जो व्यूज़ होते हैं वो और ज़्यादा वाइडन अप हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं, एंड देन दे स्टार्टेड टू थिंक ऑफ इक्वल सोसाइटी, ओके। फिर नेशनलिज्म की हमने बात की, ठीक है, अपने जो नेशन के लिए प्यार जगाना, सब में यूनिटी के लिए, राइट। फिर आ जाता है लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल क्या होता है, ये होता है इंडिविजुअल फ्रीडम, हर एक पर्सन को अपना अपना फ्रीडम होना चाहिए, ओके। फिर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, वही वाला प्रिंसिपल। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है तो लोगों की कंसेंट से होनी चाहिए, ओके। एंड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, राइट, जो मर्जी ट्रेड करो, जहां मर्जी ट्रेड करो, फाइन। एंड यस, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि ट्रेड बैरियर्स कम होने चाहिए, इसीलिए हमें तो फ्रीडम मिलेगी ना मार्केट्स की, राइट। फिर 1834 में क्या हुआ, 1834 में एक यूनियन बनाया गया, राइट, और इसका नाम क्या था, ज़ोल्वरन, राइट। एक तरह की कमिटी बनाई गई, कमिटी का नाम था ज़ोल्वरन। इसने क्या किया, एबॉलिश कर दिए ट्रेड बैरियर्स, राइट, ट्रेड बैरियर्स अबॉलिश किए। एंड क्या हुआ, 30 करेंसीज चलती थी पहले वहां पे, उनमें से कितनी खत्म कर दी इन्होंने, 28 खत्म कर दी, रह गई सिर्फ 2। ईजी हो गया ट्रेड करना, जब करेंसी सिंपल होगा, सिंपल सिस्टम होगा तो लोग ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ओके। फिर मेन विद प्रॉपर्टी हैड वोटिंग राइट्स। इसमें यह था कि जो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, से है सोसाइटी में, अभी तो सिर्फ उनके पास ही वोटिंग राइट थे, अभी गरीबों के पास वोटिंग राइट्स नहीं आए हैं, ओके। फिर आ जाता है हमारा एक कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, इसमें यह था कि जो इटली थी, यहाँ पे आप नेपोलियन की डिफीट देखेंगे, ठीक है। जो जब ये डिफीट हो गई नेपोलियन की, तो पहले क्या था, एक्सपैंड कर रहे हैं पूरा, ठीक है, फ्रांस को पूरा एक्सपैंड करने लगे। अब इसमें क्या है, जब ये हार गया उसके बाद उसको कन्फाइन करने का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया था, ओके, एंड दैट वाज इन 1815, राइट। फिर क्या था, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन एंड रशिया ने मिल के नेपोलियन को हराया था। अगर आपको ये पूछ लिया जाता है विच कंट्रीज डिफीटेड नेपोलियन, तो ये तीनों कंट्रीज हैं, राइट। और जब ये डिफीट हो गया, हार गया, उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई 1815 में। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। जब नेपोलियन को हराया, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, राइट।
और इसमें क्या था कि जो फ्रांस को जो भी उस टाइम पे था, ये बोला गया कि जो भी सिस्टम्स नेपोलियन के टाइम पे अभी चल रहे हैं उनको अभी वैसे ही रखा जाए, जो पुराने सिस्टम को है वो अभी डेमोक्रेसी वापस ना लाई जाए। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसके बाद भी डेमोक्रेसी अभी वापस नहीं आई थी, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स ऑन बॉर्डर ऑफ फ्रांस। सपोज फ्रांस है, ठीक है, तो इसके बॉर्डर पे ऐसे स्टेट्स बनाओ ताकि फ्रांस फैल ना सके। और ओके, और क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी, जो नेपोलियन से पहले रूल कर रहे थे उनको वापस लेके आओ। और वो कौन सी डायनेस्टी थी? बर्बन डायनेस्टी थी, जो आप बिस्किट्स खाते हो, ठीक है। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ मोनार्की इन फ्रांस, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, मोनार्की को कंटिन्यू करो, अभी डेमोक्रेसी नहीं है, राइट। फिर जब ये इतनी सारी वॉर चली, जब ये सब कुछ चल रहा है, तो भाई डेमोक्रेसी वापस लेके आओ, क्यों नहीं लेके आ रहे वापस? तो क्या हुआ, इनको ये जो एबॉलिशन नहीं हुई है मोनार्की की, उसको रिवोल्ट करने के लिए लोग ऊपर उठे, रेवोल्यूशनरीज बोलते हैं उनको, ओके। उन्होंने सड़कों पे आए, उन्होंने नारेबाजी की, राइट। फिर उन्होंने क्या किया? वही नेशनलिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश की, राइट। अपोज द ट्रीटी ऑफ वियना बिकॉज वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, ओके। एंड इनमें से एक बहुत ही फेमस रेवोल्यूशनरी थे, उनका नाम था मज़ीनी, ठीक है। और वो अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ चलाते थे, जो कि लोगों को थ्रू मैगजीन्स, पोएम्स एंड एवरीथिंग उनको प्रोवोक करते थे कि हाँ आप अपनी कंट्री के लिए लड़ो, डेमोक्रेसी के लिए लड़ो। दैट वाज यंग इटली एंड यंग यूरोप, राइट। फिर इसी दौरान क्या हुआ, 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। ग्रीस एक कंट्री है, वहाँ भी यही सिस्टम चल रहा था, तो वहाँ पे भी वॉर होनी स्टार्ट हो गई। अब ऐसा क्या होता है कि अगर कोई एक कंट्री में वो चल रहा है, यूरोप में सपोज चल रहा था, फ्रांस में चल रहा था ये डेमोक्रेसी उसके लिए, तो आसपास के जो रीजन्स है वो भी तो होंगे ना, वो भी लड़ेंगे कि यार वहाँ ऐसा चल रहा है, हम क्यों नहीं लड़ सकते। वहाँ पे भी हुआ, ठीक है। एंड फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पे साइन हुई, राइट। देन जब ये सब कुछ हो गया, नेशनलिज्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक और कंसेप्ट आया, उसको हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म में क्या था? ये यूरोप में था। इसमें क्या था? साइंस एंड रीजंस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। यहाँ पे क्या आए? पोएट्स आए, पेंटिंग्स आने लगी, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, राइट। यहाँ से याद रखो, रोमांटिसिज्म से याद रखो। तो क्या हुआ, ये आर्ट, कल्चर और म्यूजिक के थ्रू लोगों ने नेशनलिज्म फैलाना स्टार्ट किया, राइट। और पोलिश एक लैंग्वेज है जिसको सिंबल ऑफ नेशनलिज्म बोला गया, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में किस लैंग्वेज को सिंबल ऑफ नेशनलिज्म बोला जाता है, दैट्स पोलिश, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सब चल रहा है, यू नो रिवोल्यूशंस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक हार्डशिप आती है। क्यों आती है देखते हैं। 1830 इसको बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। मतलब यहाँ पे क्या है, पैसे की कमी हो रही है, तंगी हो रही है, ठीक है। 1830 to 48 क्या हुआ, पॉपुलेशन राइज हुई, राइट। उसके बाद क्या हुआ, माइग्रेशन हुई फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। रूरल एरिया से उठ के लोग अर्बन एरिया जॉब्स के लिए आ रहे हैं, खाने के लिए, रहने के लिए आ रहे हैं, बट द थिंग इज की जॉब्स तो है नहीं, राइट। तो क्या हुआ, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, ओके। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, क्रॉप फेलियर भी हो रहा है। अब वहाँ पे ये सब रेवोल्यूशंस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस कुछ नहीं चल रहा, क्रॉप फेलियर हो रहे हैं, राइट। फिर क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्रॉप फेलियर हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इससे क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो अपने घरों में कुछ चलाते हैं, इंडस्ट्री, बास्केट्स बनाते हैं, कुछ करते हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, ओके। उनको खुद को पैसे नहीं मिले, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आके अपना काम कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, प्रोटेस्ट्स हुए बहुत ज़्यादा, फाइन। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाएंगे, ओके। तो रिपब्लिक गवर्नमेंट आती है, ओके। उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट पॉइंट है, वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं फॉर पीपल हु आर 21 एंड 21 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज है, उनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर राइट टू वर्क मिल जाता है टू ऑल, कि सबको काम मिलना चाहिए, ठीक है। नेशनल वर्कशॉप्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब पहले क्या था, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है,
लोग मर रहे हैं, दिस पॉवर्टी। ओके, फिर क्या हुआ, वर्कशॉप स्टार्ट हो गई ताकि लोगों को हम स्किल्ड कर सकें, इंडस्ट्रीज में काम कर सकें लोग, ठीक है। इट वॉज अ प्रैक्टिस टू मेक देम केपेबल। सो क्या हुआ, फाइनली वहाँ पे हमें रिपब्लिक गवर्नमेंट मिल गई। ओके, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे आ जाते हैं। अभी हमने फ्रांस की बात की, ठीक है, जर्मनी पे आ जाते हैं। यहाँ क्या चल रहा था देखते हैं। 1848 में जो यूरोपियन गवर्नमेंट है, इट ट्राइड टू यूनिफाई जर्मनी। ओके, अब ये यूरोपियन गवर्नमेंट को क्यों पड़ा है कि हम जर्मनी को यूनिफाई करें, उसके बाद इटली को यूनिफाई करेंगे, फिर ब्रिटेन को यूनिफाई करेंगे, क्यों? बिकॉज ये था कि अगर सारी कंट्रीज कंबाइंड होके रहेंगी तो क्या होगा, ट्रेड में बहुत आसानी होगी, करेंसीज में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, राइट। ये थी मोटिव इनका। फिर क्या हुआ, जर्मनी वॉज रूल्ड बाय किंग विलियम एट दैट टाइम, ठीक है, विलियम 4 उस टाइम पे रूल कर रहे थे। ओके, अब क्या करना है कि अब इनको मनाना है कि हमें जर्मनी को कंबाइन करना है, यूनिफाई करना है, राइट। सो प्रुशिया टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रुशिया भी एक वहां पे देश है, तो उसने क्या बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, राइट। कौन थे वो, ऑटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क इतने फेमस है, ही इज नोन फॉर हिज डिप्लोमेटिक क्वालिटीज। ओके, तो ऑटो वन बिस्मार्क जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया नेशनलिस्ट मूवमेंट, राइट। अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि बिस्मार्क ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी, दैट वाज नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्यों? इन ऑर्डर टू यूनिफाई जर्मनी, ऑलराइट। फिर 1864 टू 1870 में 3 वॉर्स लड़ी गई, एंड इन वॉर्स के बाद फाइनली यूनिफिकेशन हो जाती है जर्मनी की। सो ही सक्सीडेड, राइट। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली उस टाइम पे कंसिस्ट करता था 7 स्टेट्स से, ओके, और उनको यूनिफाई करना बहुत मुश्किल था, फाइन। सो 1 आउट ऑफ 7 वॉज गवर्नड बाय यूरोपियन गवर्नमेंट, ठीक है, सिर्फ एक को गवर्न कर रही थी यूरोपियन गवर्नमेंट उस टाइम पे। फिर क्या है, मजीनी ने रोल प्ले किया, क्या था, ही वॉज द हेड ऑफ रिपब्लिकन पार्टी देयर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ यंग इटली, राइट। एंड थर्ड क्या था, ही सपोर्टेड यूनिफिकेशन थ्रू एजुकेशन। ही सेड फोर्स नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम एजुकेट करेंगे, एजुकेट करके लोगों को यूनिफाई करेंगे, ऑलराइट। व्हाट्स योर कल्चर, व्हाट्स योर लैंग्वेज, राइट, ट्रेड एंड एवरीथिंग, सब कुछ। फिर दूसरे आते हैं गैरिबाल्डी। इनको हेड ऑफ रेड शर्ट्स भी बोला जाता है, राइट। इन्होंने, जैसे हमारे यहाँ पे भी पार्टीज बनी थी जब हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, इन्होंने भी अपनी ही स्टार्ट की थी, ग्रुप बनाया था, और दे हैड द सिंबल कि हमें रेड शर्ट्स पहननी है, ठीक है, तो उनको रेड शर्ट्स बोला जाता था, राइट। एंड ही सपोर्टेड पीजेंट्स, जो गरीब लोग होते थे, राइट, जो पीजेंट्स होते थे उनको सपोर्ट करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, ही ऑल्सो ड्रोव आउट स्पेनिश रूलर्स। इटली में से जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको भगा दिया कि जाओ यहाँ से, ठीक है। सो ही ऑल्सो प्लेड अ वेरी गुड रोल। फिर उसके बाद काउंट केवर आते हैं। काउंट केवर, जिनको रियल मेकर ऑफ इटली बोला जाता है। अगर आपको तीनों के नाम दे दिए जाते हैं, अगर आपको ये बोला जाता है कि आप बताओ कि इसमें रियल मेकर ऑफ इटली कौन था, दैट वाज काउंट केवर, राइट। क्यों इनको बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ जो डिप्लोमैटिक इन्होंने वेज फॉलो किए, उससे क्या हुआ, इनको हराया, ओके। फिर जाके कहीं इटली की यूनिफिकेशन हुई, ऑलराइट। यूनिफिकेशन ऑफ इटली जब हो गई, उसके बाद क्या हुआ, जो विक्टर इमैनुअल II हैं, राइट, ही वॉज मेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इटली, और वो ऑलरेडी क्या थे, किंग ऑफ सार्डिनिया भी रह चुके थे पहले, उनको एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा, राइट। तो विक्टर इमैनुअल II को वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया, ओके। फिर क्या हुआ, विक्टर इमैनुअल II को फादर ऑफ द फादरलैंड भी बोला गया, राइट। सो मेन जो लोग थे वो कौन थे, मजीनी, राइट, गैरिबाल्डी एंड काउंट केवर। काउंट केवर को बोला जाता है द रियल फाउंडर ऑफ इटली, ओके। फिर यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, जैसे कि स्कॉटिश थे, इंग्लिश थे, आयरिश थे, और बहुत तरीके के लोग वहाँ पे रहते थे, तो ये सब साथ में रह रहे थे, राइट। बट द थिंग वाज कि अब वहाँ पे यूनिफिकेशन नहीं थी, सब अलग अलग सेक्ट्स में बटे हुए हैं, सब अपनी ही, हम तो ये लैंग्वेज बोलते हैं तो हम प्लीज़ हमसे दूर रहो, हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, या ये वो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रहती थी, राइट। तो फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ,
राइट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जहाँ पे ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, बहुत ज़्यादा ट्रेड अच्छे से चला, बहुत पैसा आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया। एक्ट ऑफ यूनियन बनाया तो इसमें क्या था, यूनियन मतलब पास आ जाना, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड मिला के ब्रिटेन बना। ओके, जैसे कि ये है ना मैप में, ऐसा दिखता है इंग्लैंड, थोड़ा सा थोड़ा सा आइडिया ऐसा ही है। तो ये मिला के इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, नदर्न आयरलैंड, ओके, ये मिला के हमारा बना ग्रेट ब्रिटेन। ओके, और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया यहाँ पे, राइट। फिर एक कंसेप्ट आता है एलेगरी। एलेगरी क्या होती है, 18 to 19 सेंचुरी में, जैसे कि मैंने आपसे रोमांटिसिज्म की बात की, राइट। तो इसमें क्या था कि जब हमने अपने व्यूज़ को लोगों तक पहुंचाना होता है, हमें एक मीडिया चाहिए, राइट। एक मीडिया चाहिए जैसे कि पिक्चराइज कर देना किसी को, पर्सोनिफाई कर देना, जैसे कि इंडिया को क्या बोला गया, इंडिया की एक इंडिपेंडेंस से पहले क्या बनाया गया, एक फिगर बनाया गया जहाँ पे एक लेडी खड़ी है एंड इन द फॉर्म ऑफ ए डेइटी, एक माता की फॉर्म में बना दिया गया और उसको भारत माता बोल दिया गया। तो एक ये मैसेज दे दिया गया कि जो इंडिया है, ठीक है, ये हमारी मदरलैंड है, भारत माता। वैसे ही क्या हुआ, जर्मनी में ऐसे बनाया गया, राइट। सो ऐसे सिंबलिज्म यूज किए गए जिसको हम एलेगरी बोलते हैं, जो किसी और चीज को डिपिक्ट करते हैं, एक मैसेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकन चेन मतलब लिबर्टी, आज़ादी। फिर राइजिंग सन मतलब एक नई सुबह, राइट, न्यू एरा। उसके बाद क्या हुआ, स्वॉर्ड मतलब एक तलवार, मतलब वी आर रेडी टू फाइट, ओके। एंड देन ओक लीफ क्राउन, उसको हीरोइज्म का सिंबल माना गया। समझ में आई बात। सो दिस इज एलेगरी, राइट। फिर इंपीरियलिज्म। अब क्या हुआ, एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक ब्रिटेन के पास बहुत सारे पैसे आ गए, सब कुछ हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, राइट। सो दिस इज एंड ऑफ 19th सेंचुरी। फिर क्या है, इंक्रीजिंग टेरिटरी। अब इंपीरियलिज्म का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज है वो है, आप अब क्या कर रहे हो, आप अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड कर रहे हो, आप अपने एरिया को और इंक्रीज कर रहे हो ताकि आपके पास और ज़्यादा पैसे आए। दैट्स व्हाट ब्रिटेन वाज डूइंग, ठीक है। क्या था, इंक्रीजिंग टेरिटरी टू इंक्रीज पावर एंड मनी ऑल्सो ऑफ कोर्स, राइट। एंड देयर वर दीज रीजन्स, जो बल्कन रीजन है, फॉर एग्जाम्पल ये जो कंट्रीज है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इनको मिला के जो रीजन बनता है उनको बल्कन रीजन बोला जाता था। अब इनकी अलग अलग नेशनैलिटीज़ हैं, राइट, वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, राइट। जब इनके ऊपर एक ही पावर ने प्रेशर डालने का कोशिश किया तो क्या हुआ, ये लोग सह नहीं पाए, क्या हुआ, बैल्कनाइजेशन हो गई, दे जस्ट मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग कंट्रीज बन गई, छोटी कंट्रीज बन गई, ओके। फिर क्या हुआ, वॉर्स हुई, और सबसे बड़े वॉर, सबसे फर्स्ट वॉर वर्ल्ड वॉर 1, जब अपनी पावर के लिए ये लोग लड़ने लग गए, फिर क्या हुआ, लड़ाई हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई हमारी। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वी गॉट टू नो कि जर्मनी कैसे यूनाइट हुआ, इटली कैसे यूनिफाई हुआ, ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ, और हमारा वर्ल्ड वॉर 1 का यहाँ से स्टार्टिंग होती है, राइट। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।